बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एम्पावर्स एक्सपर्ट राउंड अप, ये सेशन हम लोगों ने इसलिए प्लान किया था कि अगर एम्पावर्स कम्युनिटी के कोई क्वेश्चंस हैं ईबे के हवाले से जनरली स्पीकिंग, और या एम्पावर्स की जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हैं या उनके कोई अपने इश्यूज हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो जो लोग भी चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। अभी डायरेक्टर सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन आसिफ भाई, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड सैफुर रहमान सैफ आसन, और हसान गरेवाल कस्टमर सपोर्ट हेड। और वैसे ये इंडक्शन एंड कोलैबोरेशंस को भी देखते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो कोई क्वेश्चंस वगैरह करना चाहें तो वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मीनवाइल हम अपनी डिस्कशन करते रहेंगे ताकि अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं और वैसे अगर उन्हें कोई नॉलेज चाहिए तो वो सब चीज़ें भी हम लोग शेयर करते रहे यहाँ पर। अच्छा, अभी आसिफ भाई सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन के हवाले से, अभी जो डोमेस्टिक शिपिंग के चैलेंजेस जो हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट, जब भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं अपने आइटम की शिपिंग के हवाले से, तो क्या चैलेंजेस हैं जो आमतौर पे फेस करने पड़ रहे होते हैं, और क्या क्या स्टेप्स हैं कि अगर उन सब चीज़ों का वो ख्याल रखें तो डोमेस्टिक शिपिंग बहुत स्मूथली हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो यूएस के हवाले से हमारी डोमेस्टिक शिपिंग के मामलात हैं, वैसे तो वो तकरीबन स्मूथ हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये मतलब जो सामने आ रही, जो ईबे के प्लेटफॉर्म से लेबल्स या शिपिंग लेबल्स परचेज होते हैं, शिपिंग हो रही है, उसमें तो वो खैर हमने जो भी सेशंस चले हैं, ट्रेनिंग हुई है, उसमें वो सारा एलेबोरेट कर दिया डिटेल में, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स से कोई शिप करनी है आइटम डायरेक्ट यूएसपीएस से या अदर फोरम है जैसे। अच्छा भाई, आप काइंडली अपना माइक करीब कर लीजिएगा। एक जी, अभी कुछ ठीक है आवाज़? हाँ जी, बेहतर बेहतर। अच्छा, उसमें मैं कह रहा था कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स है ईबे के अलावा, मिंटू से शिप स्टेशन है, stamps.com है, वहाँ से कोई लेबल परचेज़ करने हो तो उसमें अभी स्टूडेंट्स को या जो हमारी टीम है इनको भी वैसे तो बता दिया हुआ है ट्रेनिंग सेशन में कि यहाँ से भी लेबल्स परचेज़ हो सकते हैं, शिपिंग हो सकती है, बट ये भी साथ साथ मतलब कंफर्म्ड है कि इनके बैकएंड पे यूएसपीएस ही है, तो ईबे पे भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाती हैं और इन अदर वेबसाइट्स पे भी मिल जाती हैं। तो लेकिन ये कि उसके लिए हम अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से शिपिंग लेना चाहता है तो उसके वहाँ पे अकाउंट होने लाजमी है, सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ज़रूरी है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स ही हैं जिनकी वो सब्सक्रिप्शन हुई हुई है और वो वहाँ से अपनी शिपिंग वगैरह प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसमें भी वो कोई ऐसा इतना बड़ा कोई इसमें इशू नहीं आया है। सेम प्रोसीजर है, डायमेंशन एंड वेट वही सामने रखना होता है आइटम के। सही। अगर वो हम सही अपनी वैल्यूज़ जो हैं उसमें डाल देते हैं सिस्टम के अंदर, तो बड़े अच्छे रेट्स पे जो हमें शिपिंग जो है वो प्रोवाइड हो जाती है डोमेस्टिक लेवल पर। ऐसा जैसा उसमें कोई ऐसा मेनली कोई अभी तक कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया। फर्दर अगर किसी को कोई मतलब मामले में कोई आ रही है प्रॉब्लम तो वो आज बेशक हमसे शेयर करें मेरे साथ, कोशिश करेंगे हम इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें। सही। तो आमतौर पे जब कोई ऑर्डर वगैरह आता है उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कि स्टूडेंट्स जब आपको ऑर्डर के हवाले से अपडेट करते हैं शीट में, तो वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें
जिससे शिपिंग स्मूथली हो सकती है। जी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अपने जो आइटम है जिसका ऑर्डर आया हुआ है उसकी पूरी डिटेल सामने हो के उसका डायमेंशन, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसका वेट क्या है, और जिस शिपिंग कंपनी की जिस कैटेगरी में वो उसको शिप करना चाह रहे हैं वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर भी रही है कि नहीं कर रही है। सही। इन केस अगर बाय मिस्टेक वो किसी और गलत कैटेगरी में उसको पुटअप कर देते हैं तो शिपिंग कंपनीज का वहाँ पे ज़रा जो है ना बिहेवियर बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो वो एक तो शिपिंग आपकी नहीं हो सकेगी, दूसरा वो आपको फाइन भी जो है ना वो पुटअप कर सकते हैं उसके ऊपर। तो सबसे सही। ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट का, आपके आइटम का 100% श्योर हो कि उसका वेट क्या है, एक्यूरेट वेट विद सही। पैकिंग। एक तो ये ना प्रोडक्ट है, अगर वो पैकिंग में है तो आपको उसकी पैकिंग समेत उसका वेट मालूम होना चाहिए, पैकिंग समेत उसकी डायमेंशंस आपको मालूम हो, ताकि वो आपका डाटा प्रॉपरली उसमें इनपुट हो रहा हो ईबे के ऊपर या जो भी शिपिंग कंपनी आप जिसके पोर्टल को आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो ऐसा इशू नहीं आता, सारी चीज़ें स्मूथ जो है ना वो प्रोसीड हो जाती है। सही। सही होगा। तो अभी ये जैसे अभी आपने बात की कैटेगरी के हवाले से, तो जी जी। कोई एग्जांपल इसमें कि हाँ जी किन कैटेगरीज का ख्याल करें? जी जी। अब जैसे यूएसपीएस में एक प्रायोरिटी मेल है और उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, बॉक्सेस हैं, रीजनल बॉक्सेस हैं, फ्लैट रेट बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। सही। तो ईबे के ऊपर जब हमारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे ये डेफिनेटली लेबल्स प्रिंट कर रहे हैं, ये देखते हैं कि इस कैटेगरी के अगेंस्ट इसकी क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं ना। जब सही। हम रेलिवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो नीचे उसकी डिटेल्स आ रही होती हैं कि अप टू 70 पाउंड्स, और डायमेंशन इसकी जो हैं वो 22/8/15 या व्हाट्सएवर जो भी हैं, कि आपका वो पार्सल जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, ठीक है। सही। तो ये मतलब इस हवाले से मैं कैटेगरी, जैसे फेडेक्स है, फेडेक्स की भी इसी तरह ही है, यूएस की भी इसी तरह है, यूपीएस की भी इसी तरह ही है। ये सही। तकरीबन सबका एक जैसा फिनोमेना है, तो हमें खुद से ये सिलेक्ट करना होता है कि हमारा पार्सल किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ताकि वो हमें आगे शिपिंग जो है हमारी उसमें प्रॉब्लम ना आए और वो स्मूथली शिप हो जाए। सही। 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 यानी कि सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी ख़ास तौर पे स्टॉक प्रोडक्ट्स में, यानी कि ईबीपीएल के अंदर हमारे कोई भी स्टूडेंट या हमारी जो एम्पावर्स फेसबुक कम्युनिटी है, कोई भी अगर किसी प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए जाते हैं तो जी वो सबसे पहले उस टारगेट मार्केट की डोमेस्टिक शिपिंग जो है उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर लें कि उसने किस बॉक्स में जाना है या किस एनवेलप के अंदर जाना है और उसकी प्राइसेस क्या पड़ रही है। क्योंकि अभी जैसे हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि जो बिल्कुल एक एनवेलप के अंदर चले जाते हैं, उनकी शिपिंग हमें बहुत सस्ती पड़ती है और उसके लिए हमारे पास अच्छे मार्जिन बच जाते हैं, देखने में वो आइटम कुछ इतना खास नहीं लग रहा होता भाई, जैसे कोई फैब्रिक आइटम है कोई, राइट। और इसी तरीके से समटाइम्स एक आइटम बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है लेकिन वो थोड़ा बल्की होता है या वॉल्यूमेट्रिक होता है, तो उसके सारे स्टैट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक शिपिंग के ऊपर आके वो वर्केबल नहीं रहता। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो दिलाई है। और बल्कि जब हमारी स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग का अप्रूवल हो रहा होता है तो हसान भाई के पास से वो स्टेप बाय स्टेप वो अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद जब वो फाइनल अप्रूवल आता है मेरे पास और मुझसे पहले जब एक अप्रूवल आपके पास आता है तो उसमें बेसिकली यही सारी चीज़ें चेक हो रही होती हैं कि भाई क्या डोमेस्टिक शिपिंग उसकी वर्केबल है या उसकी नहीं है। जी जी। तो ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ों के ऊपर ये बल्कि हमें पिछले दिनों दिलाई है। में क्यूरी आई भी थी एक साहब की तरफ से मेरे पास, उन्होंने प्रोडक्ट हंट कर लिया, सोर्स कर लिया, मतलब इधर हमारे फोरम से नहीं थे वो ना। अच्छा। तो अब जब उनको वहाँ पे शिपिंग करनी थी, ऑर्डर आगे हुए, शिपिंग उनकी काफ़ी कॉस्टली थी पड़ रही, क्योंकि वो आइटम जो था डायमेंशनल वेट में, और वेट में थोड़ा ज़्यादा था, 2 पाउंड्स के करीब वजन था और डायमेंशंस भी थी उसकी। तो अब वो मुझे कहने लगे कि सर मुझे बताएं कि मैं कैसे करूं इसको, मैंने ये मंगवा भी लिया है और इसको मैंने लिस्ट भी कर दिया है, ऑर्डर भी आ गया, बट इसमें मुझे शिपिंग के हवाले से लॉस हो रहा है।
तो अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने जब इसकी सोर्सिंग की है, जब आपने वर्किंग की, तो आपने इसकी डोमेस्टिक शिपिंग की वर्किंग की थी? वो पॉइंट वो कह रहे थे नहीं मैंने नहीं की है। अब वो इतना बड़ा मेजर मेन पॉइंट जो स्किप हुआ है, अब वो चाह रहे हैं कि सर मैं कैसे करूं। मैंने कहा यार अब आप कुछ भी कर लें, आप अपने सोर्स की प्राइस कितनी कम करवा सकोगे सोर्सिंग की? 50% बिल्कुल तो कम नहीं हो सकती, चले इन केस वो 50% कम भी हो जाएगी, तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था वो तो ऐसे मतलब सेंट्स में आ जाएगा ना, पॉइंट्स में, बिल्कुल बिल्कुल तब भी ऐसे आपको सेल करने का क्या फ़ायदा उसका? बिल्कुल ऐसे तो ये जो है ना वर्किंग डोमेस्टिक शिपिंग की या सोर्सिंग के वक्त इंटरनेशनल शिपिंग की, ये बैकबोन है आपकी प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हैं और सारी वर्किंग जो है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और आमतौर पे मैंने देखा है कि जो लोग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह के ऊपर नहीं चलते, तो उनके साथ मतलब इस तरह के बहुत सारे मसाइल आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो 3PL या फुलफिलमेंट सेंटर जो है उसके सर्विस चार्जेस भी उसके अंदर आने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जब FAS जो है हमारी, यानी कि फाइनल एनालिसिस शीट, जब वो सारी बनती है, स्टूडेंट्स उसके ऊपर कहते हैं काम करते हैं, तो फिर ये सब की सब चीज़ें कहते हैं वहाँ पे कवर हो जाती है। तो ये बहरहाल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो दिलाई है। अच्छा, अभी मैं हसान भाई की तरफ आता हूँ। हसन भाई, कस्टमर सपोर्ट के हवाले से कोई रीसेंट और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी? एक्चुअली मैंने ये पॉइंट इसलिए पूछा है ताकि एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त वैल्यू डिलीवर हो हमारी ऑडियंस को। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि लाइक जो एडवांसमेंट्स आती रहती हैं, वैसे जो मेरी स्ट्रेटजी होती है नॉर्मली वो यही होती है कि लाइक जो भी बैच हमारा चल रहा हो या स्टूडेंट्स लाइक अगर इन प्रोसेस हैं, कोई भी उनका सेशन जो है इन प्रोसेस है, तो मेन टाइम में मेरी कोशिश यही होती है कि जो जो नई चीज़ें आ रही होती हैं वो एज इट इज़ शेयर कर सकते, ठीक है। तो सही उसमें सही। लाइक एक चीज़ अभी नोटिस में आई है, मतलब ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही थी अकाउंट के ऊपर। लाइक जो हमारा सबसे मेजर कंसर्न होता है वो ये होता है कि इन टाइम शिपिंग, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन टाइम डिलीवर हो रही हैं कस्टमर्स को, क्योंकि सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर आपका जो पूरे का पूरा अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। लाइक नॉर्मली ये ऑब्जर्वेशन है कि 4 और 5 केसेस मैक्सिमम, ठीक है, मतलब अगर कोई बिल्कुल रिसेंट अकाउंट है, खासतौर पे जो कि ये पॉइंट है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, जस्ट 4 और 5 केसेस इनफ होते हैं आपके अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए आइटम नॉट रिसीव, ठीक है। कि सिंपल 4 से 5 लोग अगर सिर्फ एक ही चीज़ को बेस बना के केस ओपन कर रहे हैं तो ईबे जो है वो अकाउंट आपका फौरी सस्पेंड कर दे। अच्छा, सही। और इसके अलावा जो आपका लेट शिपमेंट रेट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। और जो खसूसी तौर पर जो ड्रॉप शिपर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए इस रेट को जो है मैनेज करना ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपका अगर अपना स्टॉक है तो देन आपको तो पता है यार, इधर ऑर्डर आया, ठीक है, उधर आपने फुलफिलमेंट सेंटर से या फिर आपका जो भी वेयर हाउस है जो आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है, ठीक है, आपने सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर उनको मतलब नोटिस देना होता है और वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो शिप कर देते हैं, जो आइटम है वो शिप कर देते हैं, ठीक है। सही। तो ड्रॉप शिपिंग में नॉर्मली ये होता है कि आप रिलाई कर रहे होते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है, अपने स्टॉक के लिए, अपने डिलीवरीज के लिए, ठीक है, और फॉर एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लेट शिपमेंट रेट जो है उसको भी आपने मैनेज करना है और अपनी इन्वेंट्री जो है वो उसको भी मैनेज करना है, ठीक है। तो अब चूंकि मैं नॉर्मली अपने जो लेक्चर है उसके अंदर एक चीज़ मेंशन कर रहा होता हूँ कि जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिजनेस कर रहे हैं तो यू आर इन बैटल फील्ड एवरी टाइम, ठीक है। आप मतलब एक तरह से हर टाइम हालत जंग में, ठीक है। सही शिपिंग सही। होगी आपकी, मतलब स्टॉक से लेके स्टॉक की अवेलेबिलिटी से लेके आइटम डिलीवर होने तक आप डिपेंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, और उस प्रोडक्ट के लिए जिसको आपने इवन फिजिकली कभी देखा भी नहीं, ठीक है। मतलब यू आर नॉट सही। श्योर अबाउट द क्वालिटी एंड मतलब आप इवन इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर सकते कि आया कि ये प्रोडक्ट जो है ये 3 या 4 पीसेस के ऊपर भी मतलब मुश्तमिल है, तो उसमें से एक पार्ट भी मिसिंग हो गया तो आप इवन उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप इस हद तक डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। अच्छा, अब इतने सारे चैलेंजेस के साथ
आपको वो लेट शिपमेंट रेट और जो इन्वेंट्री का जो है रेट है वो मैनेज करना होता है, ठीक है। और उसके लिए फिर हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है जो कि एम्पावर्स ने डेवलप की है और हम शेयर कर होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि जो आपका प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर है, ठीक है, वो आपने कैंसिल करवाना है एज सुन एज पॉसिबल। प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे एक बहुत वास्ट या जेनेरिक टर्म हम बेसिकली ले सकते हैं, ठीक है। हर वो ऑर्डर जिसे आप फुलफिल नहीं कर पाते वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर है, ठीक है। आया कि वो आउट ऑफ स्टॉक कुछ हो चुका है सोर्सिंग के हवाले से, लाइक आप जिस साइट के ऊपर जाके सोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, या फिर वो लॉस में आ चुका है, या कोई भी वट जो भी रीज़न है कि आप उस रीज़न की वजह से उस ऑर्डर को इन टाइम फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम चूंकि मतलब एथिक्स को भी लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि बापर्स का जो बेसिक मोटो है वो यही है कि बिजनेस तो करना है, हर बंदा बिजनेस करने आता है यहाँ पे, लेकिन एथिक्स के साथ नहीं एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। है, वैल्यूज जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए प्लीज, ठीक है। तो अब एक तो स्ट्रेटेजी ये है कि जी बस ऑर्डर्स आए जा रहे हैं और मतलब आप प्रोसेस उसको कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, पैसे आ रहे हैं ना अपने अकाउंट में, बस ठीक है, विड्रॉ करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू है वो ये है कि भाई जिसका ऑर्डर आप प्रोसेस कर सको, ठीक है, जो जिसके लिए आप कमिटेड हो, ठीक है, वो तो आपने वैल्यू डिलीवर कर दिया, आपने उसका प्रोडक्ट जो है आइटम जो है वो शिप कर दिया। लेकिन अगर आप उसको शिप नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आपको रिफंड दे देना है बायर को वापस, यानी उसके जो पैसे हैं उसको एटलीस्ट वापस मिल जाए कि भाई ड्यू टू दिस वैलिड रीजन हम आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाए, और ये ले आप मतलब पैसे हम आपको रिफंड कर रहे हैं, और आप जाके मतलब किसी और सेलर के पास जिसके पास वो चीज़ अवेलेबल है आप उससे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑर्डर कैंसिल करना है आपने इसको लाइक बड़े टेक्निकली जो है वो लेके चलना होता है, ऑर्डर ठीक है। अब कैंसिलेशन यहाँ आप पे कह रहे हैं कि आइटम अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो हाँ जी, मतलब उसकी स्ट्रेटेजी वो बता रहे हैं। उसके लिए मैंने हाँ जी टर्म यूज की थी प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर, ठीक है। अब सही प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर में लाइक वास्ट टर्म आ जाती है, आइटम आउट ऑफ स्टॉक होगी, ठीक है, या सही फिर वो सपोज शिपिंग टाइम जो है उसका वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, या उसकी प्राइस बढ़ चुकी है और इतना ज़्यादा लॉस है कि आप ये आपके लिए फिजिबल ही नहीं है कि आप उसको प्रोसेस कर सकें, ठीक है। सही तो ये वास्ट फील आ जाती है। अच्छा, अब आपने जो है कस्टमर को रिफंड करना, ठीक है, उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना। अब यहाँ पे आप रिफंड करते हैं ना, मतलब ईबे में आपके पास ऑप्शन होती है कि रिफंड दबाए, ठीक है, और ट्रैकिंग आईडी आप यहाँ पे अगर रिफंड कर दिया और ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड नहीं की तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑर्डर आपने प्रोसेस किया था, ठीक है, लेकिन आपने चूंकि ट्रैकिंग आईडी आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, आपके पास तो ट्रैकिंग आईडी नहीं है, और उसके बाद आपने उसको रिफंड कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये कि जो ट्रैकिंग नॉट अपलोडेड एट ऑल का जो रेट है आपका, ठीक है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने सही ईबे ये जूम कर रहा है कि आपने ये ऑर्डर जो है वो प्रोसेस किया, ठीक है, एक चीज़। दूसरा जो है ये जो आपका ऑर्डर है इमे भी आप जो है लेट शिपमेंट डिफेक्ट रेट जो है उसके अंदर भी ईबे से काउंट करता है, ठीक है। तो अब सही ये सारे फैक्टर यहाँ पे कंबाइन है, ठीक है। तो अब आपने ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना है, ठीक है, जो लाइक हमारी प्रेफरेंस होती है वो ये कि ऑर्डर कैंसिल किया जाए, उसकी काफ़ी आगे एडवांस टेक्निक है जो कि हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और अब सही जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो फर्दर आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होती है कि यू आर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, और अभी इन्होंने ईबे ने नई एक ऑप्शन ऐड कर दी है साथ में स्लैश डाल के डैमेज लिखा हो, ठीक है, या तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, स्लैश डाल के क्या चीज? डैमेज अच्छा, जी, प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है। ये कितना अर्सा पहले अपडेट किया? ये लाइक मेरे ख्याल में इसमें 3 और 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, सही ये सही मतलब इतना जो मुझे अभी याद पड़ा। अच्छा जी, डैमेज की ऑप्शन होती है आपके पास, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपके अकाउंट के ऊपर डिफेक्ट आ जाता है कि ट्रांजैक्शन कैंसल्ड फॉर बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो हमने इस डिफेक्ट को भी अवॉइड करना है, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन होती है बायर आस्क फॉर कैंसिलेशन, नॉर्मली हमारी सही प्रैक्टिस ये होती थी कि हम इसी ऑप्शन को चूज करके ऑर्डर्स कैंसिल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास थर्ड वन ऑप्शन होती है वो ये होती है कि इशू विद द बायर्स एड्रेस, ठीक है, यानी आप प्रोडक्ट जो है वो शिप करने वाले थे या आपने ऑर्डर जो है वो प्रोसेस किया, लेकिन अब जो है कस्टमर के एड्रेस के साथ कोई इशू आ रहा है, इस वजह से आप ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर पाए और आपने इसको कैंसिल कर दिया। सही नॉर्मली हमारी यही प्रैक्टिस रही थी
कि हम जो सेकंड ऑप्शन है बायर आस्क फॉर कैंसिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बायर क्यों कहेगा आपसे, ठीक है, कि ऑर्डर कैंसिल करें। तो उसकी हमारी एक पूरी स्ट्रेटेजी है जो कि हमने डिफाइन की है प्रॉपर, मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट ट्रायल मेथड्स के बाद इम्प्रोवर्स ने जो वो स्ट्रेटेजी डिफाइन की थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑप्शन हमारे लिए वायबल हो जाती है, ठीक है। सही सही। यूज करा, क्योंकि विदाउट एनी वैलिड रीजन आप उसको भी यूज नहीं कर सकते कि बायर ने कहा नहीं है और आपको उसे अज्यूम करके इसको बायर आस्क फॉर कैंसिलेशन वाले अकाउंट में। बिल्कुल ठीक है शान भाई, मैं अभी चलो आपके साथ भी आता हूँ जरा दोबारा। अभी हम आपसे हमने कस्टमर सपोर्ट के हवाले से जरा टिप्स ले लिए हैं, और अभी आपने ये चीज़ भी बताई कि अगर आइटम आउट ऑफ स्टॉक या आइटम नॉट डिलीवर्ड या कोई भी प्रॉब्लमेटिक आइटम, जी 5 केसेस भी एनफ हैं अकाउंट की सस्पेंशन के लिए, जी अगर वो प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि वार्निंग है ये, जो एम्पावर्स की फेसबुक कम्युनिटी है उसके लिए, कि वो इसका खास तौर पर ख्याल रखें ईबे पे काम करते हुए। अच्छा सैफ भाई, आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि जो हमारी आइटम स्पेसिफिक्स है उसके हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालें, कुछ थोड़ा सा बताएं हमें कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि सैनी को ट्रेन करने के लिए, और हमारी जो लिस्टिंग की जो हमारी टॉप पे आती है, रैंकिंग जो होती है हमारी, उसमें इसका क्या रोल है इसका? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी आपने क्वेश्चन किए आइटम स्पेसिफिक से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आइटम स्पेसिफिक फर्स्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपके कस्टमर जो है उसे आपके आइटम के बारे में तमाम चीज़ें क्लियर हों कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। सही। सेकंड चीज़ इसमें यह है कि आपने ईबे पे जो लेफ्ट हैंड पे फिल्टर्स देखे होंगे, जब भी आप इस सिस्टम सर्च करते हैं आपके पास लेफ्ट हैंड पे फिल्टर्स आते हैं, ठीक है। बिल्कुल। कुछ फिल्टर्स तो उसमें होते हैं न्यू, यूज, बाय इट नाउ, पर उनके दरमियान में कुछ फिल्टर्स आपके पास ब्रांड, ठीक है, ब्रांड नेम आ रहा होता है। उसके बाद अगर आप स्केल वगैरह कोई ढूंढ रहे हैं तो उसमें मेजरमेंट्स के आ रहे होते हैं फिल्टर्स, ठीक है। सही। अगर आप कोई टॉवल्स देख रहे हैं तो टी टॉवल्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं तो एंड्रॉयड और आपके पास सिम्बियन या फिर आईफोन, आईओएस, इस तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो बेसिकली कैसीनी वो जो ऑप्शन है वो सारे आपके आइटम स्पेसिफिक्स होते हैं। आप जिस तरह अपने आइटम स्पेसिफिक्स को फिल करते जाते हैं, ईबे आपको रिलेटेड फिल्टर के अगेंस्ट शो करवाने लग जाता है, ठीक है। आपने अगर एक अपना फीचर दिया ही नहीं, फॉर एग्जांपल आपने ब्रांड का नाम दिया ही नहीं, तो अगर कोई भी बंदा ब्रांड का फिल्टर या ब्रांड स्पेसिफिक ब्रांड सर्च करेगा ना, तो ईबे आपको उसमें आपको अपने एल्गोरिथम में शो नहीं करवाएगा। आपके मुकाबले में आपके उन कंपेटिटर्स को सेल देगा जिन्होंने आइटम स्पेसिफिक्स प्रॉपर दिए हैं, जिन्होंने ब्रांड नेम दिए, ठीक है। इसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके सर्च रिजल्ट इस तरह बेहतर होते हैं, आपकी ऑडियंस नैरो डाउन होती जाती है। अब अगर मैंने ईबे पे जाके सर्च किया है कोई भी आइटम, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैंने सर्च कर लिया चेयर। अब मैं लेफ्ट हैंड से फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे वुडन चेयर चाहिए, ठीक है। वुडन में मुझे फिर ऑफिस चेयर चाहिए या विजिटिंग चेयर चाहिए। तो वो जो सारे फिल्टर्स मैं अप्लाई करूँ वो बेसिकली मेरे आइटम स्पेसिफिक्स में जो सेलर देगा उसके आइटम स्पेसिफिक्स होंगे जो कन्वर्ट हो जाते हैं फिल्टर्स में, ठीक है। सही, तो सही, आपके पास नैरो डाउन होती हुई एक क्वालिटी ऑडियंस आती है और उसका जो कन्वर्जन रेट होता है वो हाई होता है, ठीक है। कंपेयर अगर आप करें उससे एक जेनेरिक कीवर्ड के अगेंस्ट आए हुए किसी भी विजिटर से। सही होगा, सही। तो आइटम स्पेसिफिक्स के ऊपर तो आजकल वैसे ईबे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, और अभी पिछले दिनों ऑप्टिलिस्टर के नाम से, ईबे ने एक एप्लीकेशन जो है, टूल, उसको भी अपने साथ इंटीग्रेशन अलाउ की है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है लिस्टिंग्स की आइटम स्पेसिफिक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। वो आप वैसे 30 जून तक वो फ्री था, और अब तो 30 जून आने वाली है,
उसके बाद आई थिंक कि $40 पर मंथ वो लोग चार्ज करेंगे इसमें, राइट। अच्छा सर, अभी एक क्वेश्चन और था आपसे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, मैं सर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जनरल बात करूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रैंकिंग ऑफ द लिस्ट। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि वो कौन से 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हर किसी को ख्याल रखना बड़ा जरूरी है? मेरे ख्याल में जो 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, फर्स्ट थिंग है आपका टाइटल, ठीक है, और कीवर्ड्स। टाइटल प्लस कीवर्ड्स, कि आपका टाइटल और उसमें आपने क्या कीवर्ड यूज किए हैं। सबसे ज्यादा आपके जो कैसीनी ईबे का जो सर्च एल्गोरिथम है या रैंकिंग एल्गोरिथम है, उसमें सबसे ज्यादा की रोल आपका टाइटल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। सही। आपने अपने टाइटल में जेनेरिक कीवर्ड की बजाय लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने हैं, उससे आपको कन्वर्जन ज्यादा मिलेगी सही। और आपके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि मैंने अब कोई हेड लिस्ट करनी है, मैं सिंपल हेड का कीवर्ड यूज करते हुए, इससे रिलेटेड कीवर्ड यूज करते हुए मैंने लिस्ट कर दिया, सही। ठीक है। अब अगर आप हेड लिखेंगे या कोई भी और बंदा हेड लिख के सर्च करेगा, उसमें मेरी चीज तो आएगी, पर वो बंदा मेरी वाली कैप या मेरी वाली जो कैप की टाइप है उसे सर्च नहीं कर रहा, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट मेरा कम हो जाएगा। कन्वर्जन रेट और सेल थ्रू रेट बढ़ाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि उसको प्रॉपर नैरो डाउन करता जाऊंगा टाइटल को, और उसमें अपने से रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं लार्ज बीच हेड्स, ठीक है, या ब्लू बीच हेड्स, इस तरह करके, ठीक है, या आप यूवी प्रोटेक्शन कैप्स, ये आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, आपने सही। इन्हें यूज करना है। सेकेंड चीज आपके पास जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है वो आपकी पिक्चर्स, ठीक है। आपने अपनी पिक्चर्स को प्रोफेशनली वे में अपने लिस्टिंग पर लगाना है। आपने ऐसे नहीं करना कि स्क्रीनशॉट ली हुई लो क्वालिटी पिक्चर्स आपने अपलोड कर दी, ठीक है, या आपने गंदी क्वालिटी की अपने मोबाइल से लेके या अपनी जेनेरिक पिक्चर्स अपलोड कर दी। आपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फोटोग्राफी करवानी है अगर आप स्टॉक के लिए पिक्चर्स ले रहे हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पे अपने, अगर आप ओए या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप इंटरनेट पे अपने से रिलेटेड हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स उठाएंगे, ठीक है, और उनके जो बैकग्राउंड पे जितनी भी फुटप्रिंट्स होंगे उन्हें इरेज करने के बाद आप अपलोड करेंगे, ठीक है। थर्ड चीज जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन। आपकी डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी है, आपका बायर उतना ज्यादा आपकी लिस्टिंग में और आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेगा। और एक बंदा जो आपकी लिस्टिंग पे आ गया, उसके बाद जिस चीज ने उसे खरीदने पर मजबूर करना है वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। आप अपनी डिस्क्रिप्शन में लाजमी अपने बायर को कोई रीजन दें कि वो आपका आइटम क्यों खरीदें, ठीक है। या आपके आइटम में ऐसी क्या चीज है कि अगर एक बायर आ गया आपकी लिस्टिंग पे तो वो क्यों खरीदे, ठीक है। वो और भी तो उसके पास कंपेटिटर्स हैं, आपके आइटम में ऐसी क्या चीज है कि वो खरीदे। आपने आप से सब ये भाई चीज जो आइटम स्पेसिफिक्स हैं इन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन में शामिल करेंगे या इसको आप सेपरेट रखेंगे फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन? आइटम स्पेसिफिक सेपरेट है। डिस्क्रिप्शन में वो कह रहा हूँ जो हम अपने आइटम की डिटेल्स और आपके पास एक वो नीचे डिस्क्रिप्शन का जो ईबे में आ रहा होता है, मैं उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपने ट्राई करना है कि एज मच एज, मतलब आप कह लें ज्यादा से ज्यादा आपने अपना जो आपका विजिटर है उसे अपने प्रोडक्ट के साथ इमोशनली अटैच करना है, और उससे आपने रीजन देनी है कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे या उसकी जिंदगी में आपके प्रोडक्ट की अहमियत क्यों है। सही है, ठीक है। राइट राइट। मेन तीन चले आपकी तरफ से ये 3 पॉइंट्स आ गए कि आपका टाइटल, उसके बाद इमेजेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इमेजेस इज द ओनली थिंग कि जो बताती है कि ये चीज़ क्या है, विजुअली बताती है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद फिर इन सब चीज़ों की ऑप्टिमाइजेशन हम साथ करते हैं, राइट। अभी आसिफ भाई, हसान गरेवाल, सैफ हासन, मैं, हम सब लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चंस हैंड रेज करके पूछ सकते हैं और उसका जो भी कोई आंसर होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका कोई अच्छा सोल्यूशन दें आपको। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर हम अपनी इस वाले डिस्कशन को जारी रखेंगे।
तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है जावेद बशीर साहब की तरफ से। जी जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कासिम भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं और उसमें किसी लेवल पर बिल पर हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि हम इन टाइम डिलीवरी नहीं दे पा रहे या पीछे से स्टॉक खत्म हो गया है, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद क्या हम कोई ऐसा आइटम भी अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं जस्ट वो टाइम गेन करने के लिए कि पीछे से स्टॉक जो है वो रिफिल हो जाए और अवेलेबल हो जाए, कि कोई ऐसा सही। आइटम हम उसको भेज दें जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा ना हो और वो टाइम भी हम गेन कर लें? ऐसा आइटम ये भेजने मेरे से जहन में एक उससे स्ट्रेटेजी मिलता है। जुलता आइटम आप मिलता एग्जांपल जुलता बता आइटम के। नहीं, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे बिल फर्स्ट कोई ऐसा आइटम है, उसने सोफा कुशन बिल फर्स्ट ऑर्डर किया है, सही। ठीक है, जिसकी कॉस्ट है $10 और उसमें हम एज्यूम करते हैं कि उसमें हमें कोई $5 की सेविंग हो रही है अगर वो सेल हो जाता है, लेकिन अमेजोन पे उसका स्टॉक मीनवाइल खत्म हो गया, सही। तो हम कोई और ऐसी चीज उसको सेंड कर दें जो इसकी प्राइस जो है वो $1 या $1.5 या इस रेंज में हो, तो बाद में हम उसको ये क्लेम कर सकते हैं कि जी ये बाय मिस्टेक आपको ये आइटम सेंड हो गया, बहरहाल ये भी आप रखें और दूसरा आइटम जो है वो भी मीनवाइल हम डिस्पैच कर रहे हैं। जबरदस्त, ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं। लेकिन इसका हम जो आंसर है हसन गरेवाल भाई से लेते हैं, क्योंकि he is dealing with such kind of issues। जी हसन। अच्छा जावेद भाई, इसमें ऐसा है कि अगर आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है, अमेजोन के ऊपर, तो उसके बारे में हम लाइक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो आइटम जो है वो कब तक इन स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जिन प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स है, लाइक जो अमेजोन के ऊपर अच्छे सेलर्स हैं, तो वो विद इन वीक और 2 वीक्स जो है वो इन स्टॉक हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी होती है। अदरवाइज ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, और चूंकि हमारे लिए उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि यार मतलब वो एक बिल्कुल सेपरेट केस हो जाता है कि आप ईबे सेलर हैं, लेकिन आप जाके स्पेसिफिकली सर्च कर रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर कि यार इस प्रोडक्ट की क्या सेल, ठीक है, और ये कि इसका जो स्टॉक है वो कब तक अवेलेबल है, ठीक है। जो एक लाइक हम चीज़ एड्रेस कर रहे होते हैं कि आप जो स्टॉक की क्वांटिटी होती है बेसिकली, ठीक है, वो एक हमारे पास जो मेथड्स आपके साथ शेयर होते हैं, ठीक है, आप उसके थ्रू एक रफ आइडिया जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, कि भाई इतनी जो है वो क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कि विद इन मीन टाइम उस सेलर के पास इतनी ज़्यादा सेल्स वेलोसिटी आ जाए कि वो सारे का सारा जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद लाइक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब तक आपके पास वो स्टॉक की आइटम जो है वो अवेलेबल हो। तो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि हम उस ऑर्डर को समहाउ कैंसिल करवा दें, ठीक है। हमारी पहले ये स्ट्रेटेजी होती थी, ठीक है, कि हम बायर से ये कह देते थे कि भाई आपकी जो है आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, हमारे पास अभी इसकी जो है वो सप्लाई चेन में इशू आ रहा है, और जैसे ही ये इन स्टॉक होगी हम आपको शिप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो ऑर्डर पड़ा रहता था, मतलब सम टाइम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, ठीक है, और उसके बावजूद भी इवन वो सेलर जो है वो इन स्टॉक नहीं होता था, ठीक है। तो देन हमने इसको अवॉइड किया, और इसके बाद जो दूसरी अभी एडवांस टेक्निक्स हैं जो हमने बात की थी लेक्चर के अंदर भी, कि कैंसिलेशन ऑफ अ प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर, ठीक है, तो देन वो चीज़ हमने डेवलप की, क्योंकि इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करें तो ये चीज़ हम अक्सर रिपीट करते हैं कि यू आर इन बैटल फील्ड एवरी टाइम, ठीक है। आपको हर टाइम लाइक चैलेंजेस का सामना होता है, आउट ऑफ स्टॉक एक मेन उसमें जो है आपकी कॉज, तो उसमें बेस्ट जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप फॉरन से जो है उस ऑर्डर को कैंसिल करवा दें, ठीक है। आपका लेट शिपमेंट रेट जो है आप उसको भी अवॉइड करेंगे, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा। अदरवाइज नेगेटिव फीडबैक के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि अगर उसने ऑर्डर कुछ और किया, क्योंकि हमने ये चीज़ अक्सर डिस्कस करते हैं कि कस्टमर जो है ना उसका रिएक्शन बड़ा अब्रप्ट होता है, ठीक है, वो फौरन से रिएक्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपने उसको कोई और आइटम सेंड की और उसने इवन आपसे पूछने से पहले आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया और उसके बाद वो आपसे बात करे, और ऐसा प्रैक्टिकली होता है।
ठीक है। तो हमने इस चीज़ को अवॉइड करना, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उस ऑर्डर को जो है वो कैंसिल करवा दो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये और बात तो इस ठीक पे है। कहते हैं एक और चीज़ है कि ये जो हसान भाई अभी आपको आंसर दे रहे हैं, ये चीज़ें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद इवॉल्व हुई हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि जो हम टेस्ट कर चुके हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस, जिसके अंदर कोविड के, यानी कि जिन दिनों कोविड की वेव ऊपर जानी शुरू हुई थी, फर्स्ट वेव जब ऊपर जा रही थी यूएस और यूके के अंदर, जब एक ऐसा आइटम जो 3 या 4 डेज के अंदर डिलीवर होता था वो 3 या 4 वीक्स में डिलीवर होने लगा, तो उस वक्त भी हमने इन सब चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया था। तो इस तरह के इंतहाई चैलेंजिंग टाइम्स, और उसके बाद जब ये टाइम्स स्मूथ हुए, तो इस तरह की तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद ये भी स्ट्रेटजीज आई हैं सामने। तो बेहतर यही है कि पहले आप इन्हीं चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। हाँ, उसके बाद अगर आपने अपनी कोई स्ट्रेटजीज डिवाइस करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो जावेद भाई, कोई और क्वेश्चन? चले जी मोहम्मद नहीं, बिन बस इरफान। यही मेरे जहन में था। क्या थैंक यू मोहम्मद बिन इरफान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल सैफ भाई से है। सैफ भाई ने फरमाया कि ईबे की लिस्ट में रैंक करने के लिए बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल की टेक्निक तो जैसे उसमें मौजूद है SVR में, जिक के ऑप्शन में। अच्छा, ईबे का जो टाइटल का एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है गूगल वगैरह के मुकाबले में। तो जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन की रैंकिंग है, जी जी, इसकी जो डिस्क्रिप्शन की टेक्निक है वो क्या वो सेम है जो जो हमारी SEO की होती है, या वो भी थोड़ी मुख्तलिफ है? बिल्कुल ठीक है। सभी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे सामने। जी जी, मोहम्मद बिन इरफान भाई, इसमें जो हमारी गूगल की एसईओ या दूसरी एसईओ है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन की वो एसईओ की टेक्निक सेम है। ठीक है। एक चीज इसमें यह है कि अगर आप कोई भी इमेज अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करवाते हैं तो उसके पीछे बैकएंड पे आपने ऑल टेक्स्ट लाजमी डालना है। ठीक है। ठीक है। अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में इमेज डालते हैं, ठीक है, तो इमेज के बैक पे आप जब गूगल की एसईओ करते हैं तब भी आप ऑल टेक्स्ट डालते हैं, और आप जब भी अपने डिस्क्रिप्शन में HTML कोड के थ्रू इमेज डालेंगे तो बैकएंड पे उसका ऑल टेक्स्ट लाजमी देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो सर एक दरख्वास्त ये थी कि ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के हवाले से माशाल्लाह हमारे यासिर भाई हैं और मियां अकरम हैं, ये ताउन तो करते हैं, लेकिन इस हवाले से भी जो है अगर SVR में कोई वीडियो या हमारे जो एम्पावर का ग्रुप है उसमें कोई सीरीज शुरू कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये इंशाल्लाह हम लोग अभी करने जा रहे हैं। एक्चुअली मेन पॉइंट ये था कि US और UK की जो बड़ी मार्केट्स हैं, यानी कि 33 करोड़ की मार्केट और 6.5 करोड़ की मार्केट, पहले लोगों को लाया जाए इसके ऊपर। उसके बाद फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत अच्छा काम स्टार्ट होने लगे अभी। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून, अल्लाह खैर करेगा। जी अब्दुल रहमान। अस्सलाम सर। सर मेरा सवाल ये था कि किस तरह से हम एक न्यूली क्रिएट अकाउंट को डील करें कि उसकी डीएक्टिवेशन के भी चांसेस बहुत लो हो जाएं। और सर सेकंड सवाल यही था जो अभी सब भाई ने किया था, तो वो मुझे बात समझ नहीं आई जो उन्होंने कही कि ऑल टेक्स्ट करें या ऑल टेक्स्ट करें। अच्छा भाई, न्यू ऑल टेक्स्ट ALT जो ओके, बैकएंड पे आप देते हैं ना। क्लियर अब्दुल रहमान? जी सर, न्यूली क्रिएट अच्छा, अकाउंट को कैसे डील करें? हाँ जी, जो न्यू अकाउंट्स हैं उसके लिए आपने जो एम्पावर्स के ग्रुप में इसके हवाले से पोस्ट हैं और जो YouTube चैनल पे वीडियो है वो आपने देखी हुई न्यू अकाउंट क्रिएशन के हवाले से? जी बिल्कुल सर, गो थ्रू की थी।
गो थ्रू की थी। उसके बाद आपने कोई अकाउंट क्रिएशन की? नहीं सर, उसके बाद अकाउंट क्रिएशन नहीं की, अभी एलएलसी मेरी प्रोसेस में है, तो उसके बाद फिर मैंने करनी। ठीक हो गया, चले मैं अभी इसको एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ। एक तो सबसे पहले आपने ना इस चीज़ को जहन में रखना है कि ईबे की ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। इस वक्त 187 मिलियन बायर्स हैं उसके जो एक्टिव हैं, राइट। अच्छा, अब इतनी बड़ी बायर्स की कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे स्कैमर्स भी होते हैं। आप इसको ऐसे देख लें कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको कभी कॉल आ जाती है कि जी जैज़ की तरफ से आपका इनाम निकला है, या कभी आ जाता है कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 25,000 रुपये निकले। तो अभी वो लोग आपको कॉल्स कर रहे होते हैं जो इजीली ट्रैकेबल होती हैं। उनकी स्कैमिंग जो हैं वो इजीली ट्रैकेबल हैं अगर आप FIA के साथ कांटेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो स्कैमिंग है ना, ये ईबे के ऊपर भी होती है। दो, ईबे की जो हायर मैनेजमेंट है उसका एक हाइपोथेसिस है कि जनरली पीपल आर गुड, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्कैमिंग करते हैं। ये यानी कि ईबे के जो कॉर्पोरेट हेड्स हैं उनकी ये थिंकिंग है। अगर आप कभी पेरी ओमिडियार, फाउंडर ऑफ ईबे, इसकी अगर कभी पुरानी को 2002-2003 की अगर कभी कोई वीडियोस देखें तो उसमें वो ईबे के इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बयान करता है कि जनरली पीपल आर गुड, राइट, बट देयर आर स्कैमर्स। अच्छा, वो स्कैमिंग से बचने के लिए ईबे को कुछ ऐसे एक्शंस दिखाना जरूरी होता है जो चीज शो कराएं कि हम जेन्युइन बायर्स हैं, राइट। और उसके बाद ईबे को आपने ये शो कराना है कि जी हम एक जेन्युइन तरीके से सेलर्स बन रहे हैं, और फिर आपने ये शो कराना है कि जी हम जेन्युइन तरीके से सेल्स कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसके स्टेप्स डाइजेस्ट करना आसान हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने जब एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो आप सबसे पहले एक बीबे अच्छे और सही रास्ते पे चलने वाले बायर बनें। आपकी हर एक डिटेल बिल्कुल एज पर डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। यानी कि अगर ईबे बाद में किसी भी टाइम आपसे पूछे कि जी आपका जो नाम आपने शो किया है इसके अगेंस्ट कोई प्रूफ दिखाएं, कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी, कोई आपका लाइसेंस, कोई आपका ये कार ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, या आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ऐसी आइडेंटिटी जिसे ईबे एक्सेप्ट कर सके। तो फॉर एग्जांपल अगर आप UAE के अंदर जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास एमिरेट्स ID है वो आप शो कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला हुआ कोई लीगल लेटर वो आप शो कर सकते हैं, कोई भी ऐसी आइडेंटिटी। तो एक तो आपने तमाम डिटेल्स वेरीफाइबल डालनी है। सेकंड, अभी तो खैर मैनेज पेमेंट्स का ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। कुछ जगहों के ऊपर यानी कि कुछ कंट्रीज के अंदर ईबे ने ये अलाउ करना शुरू कर दिया है कि आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज न्यू अकाउंट्स के लिए आप अभी भी पेपॉल अटैच करें। तो आपका जो प्राइमरी ईमेल ID जो आपने अपने अकाउंट में दिया हुआ है ईबे अकाउंट में, आपका पेपॉल ID भी वही होना चाहिए। आज से सिर्फ 7 माह पहले ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। आप कोई और पेपॉल ID लगाएं और आपका प्राइमरी ईमेल ID कुछ हो, बिल्कुल चलता था। बहुत लोग 8-8, 9-9 साल से, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा टाइम से इसी तरीके से चल रहे थे और सेल्स कर रहे थे। इसी वजह से एम्पावरर्स अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, अपनी पोस्ट्स के अंदर, अपनी लाइव सेशंस के अंदर हर जगह के ऊपर एक चीज बताता है कि देयर इज ओनली वन वे एंड दैट वे इज अ स्ट्रेट वे। बीबे बच्चे सीधे तरीके से चलना। अच्छा, अब हुआ क्या था कि जब मैनेज पेमेंट्स एक्टिव हुआ
उन अकाउंट्स पे जिनकी सेल्स अच्छी आ रही थी और उन्होंने पेपल आईडीज कुछ और लगाए हुए थे, और जब वो अकाउंट्स मैनेज नहीं कर सके तो उनके 9 साल पुराने अकाउंट्स बंद हो गए, राइट। यानी कि ईबे ने पिछले 1 साल के अंदर 6 मिलियन सेलर्स को साफ कर दिया। 6 मिलियन सेलर्स को उनकी आइडेंटिटी प्रूव ना होने की बिना पर ईबे की सेल्स के अंदर से निकाल दिया। इसके बावजूद ईबे की सेल्स नहीं गिरी, बल्कि शायद $3 बिलियन बढ़ी हैं। अच्छा, अब वेरीफाइबल डिटेल्स वगैरह के बाद जब आपने अपना अकाउंट बना लिया, अब आपने कम से कम $50 या इससे ज्यादा की बाइंग करनी है 7 ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट, और 15 डेज या इससे ज्यादा टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप सेम मशीन से बाइंग करें, वो आपका लैपटॉप है, वो आपका टैब है, वो आपका पीसी है, एनीथिंग, वो आपका बीपीएस है, वो आपका मतलब कोई वर्चुअल मशीन है, व्हाटएवर, ताकि उसके अंदर आपकी कुकीज की हिस्ट्री मेंटेन है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन बायर होने का एक्चुअल में तासुर देना चाह रहे हैं, किसे, ईबे को। अच्छा, जब आपकी ये वाली बाइंग पूरी होती है, मीनवाइल आपने, अगर आपका पेपॉल अकाउंट न्यू है तो आप एटलीस्ट $10 सेंड एंड रिसीव करके उसको सही तरीके से टेस्ट कर लेंगे कि भाई मेरा पेपॉल ठीक है, राइट। क्योंकि समटाइम्स अकाउंट सस्पेंशन या फ्लैग राइज रेस हो जाता है इस चीज के ऊपर कि भाई एक सेल्स हुई है और पेपॉल के एंड से वो चीज रिलीज नहीं हुई, राइट। तो चूंकि ईबे और पेपॉल की बड़ी डीप इंटीग्रेशन हुआ करती थी और अभी भी है, तो इस वजह से वो वाला फ्लैग भी रेज होता है। तो वो काफी सारे फ्लैग्स रेज होते हैं जिसकी बेस के ऊपर कोई डिसीजन बनता है। समटाइम्स कुछ छोटे फ्लैग्स होते हैं, कुछ फ्लैग्स क्रिटिकल होते हैं, कुछ फ्लैग्स जो हैं उनकी वैल्यू मिड लेवल वैल्यू होती है। यानी कि कुछ फ्लैग्स इस तरह होते हैं कि वो 8 या 10 इकट्ठे हों तो अकाउंट सस्पेंड होता है, कुछ फ्लैग इस तरह के होते हैं कि वो एक भी रेज हुआ अकाउंट सस्पेंड, राइट। अच्छा, जब आपकी ये बाइंग होगी एक ही इंटरनेट कनेक्शन पे, एक ही ब्राउजर पे, एक ही मशीन पे, वेरीफाइबल डिटेल्स डाल के, और आपने 7 ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीजें जब आपने कर लेंगे, फिर आप अपनी अकाउंट क्रिएशन पे आते हैं, राइट। और जब आप अपनी अकाउंट क्रिएशन पे आते हैं, यानी कि सेलर अकाउंट, आपने सेल वाला बटन दबाया, आपने अपनी ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड दे दिया पेपॉल, क्योंकि न्यू अकाउंट बन रहा है ना, तो आपने वहां पे पेपॉल को एज अ ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड देना। ये किसी भी टाइम में चेंज हो सकता है, आज कल परसों, 3 महीने 6 महीने, लेकिन 2021 से पहले ईबे ने सब लोगों को मैनेज पेमेंट्स के ऊपर लेता है। अच्छा, अब जैसे ही आपका सेलर अकाउंट बनता है तो अब ईबे ये कहता है कि आप एक न्यू सेलर हैं, क्योंकि ईबे में लोग ह्यूमंस बैठ के हर एक अकाउंट को नहीं देखते, एल्गोरिदम्स हैं वो फ्लैग रेस कर देते हैं कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई। अच्छा, अब जब ये सारी एक्टिविटी होती है, आप पहली एक लिस्टिंग बनाते हैं। बेहतरीन ये होता है कि आप घर का पड़ा हुआ कोई यूज आइटम काफी कम प्राइस के ऊपर लगा दें ताकि आपके पास सेल आ जाए। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है तो आपने कुछ भी ऐसा स्टॉक आइटम जिसको आप फौरी तौर पे शिप कर सकें या शिप करवा सकें कि उसका ट्रैकिंग आईडी फौरी तौर पे अपलोड हो। अच्छा, अभी इसके अंदर ना और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ऑब्वियस बात है इस यानी कि थोड़े टाइम के अंदर अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ और लोगों के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं मैसेजेस के अंदर। बहरहाल इसमें चंद पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ebay.co.uk पे रजिस्टर किया और आप कहें कि यार चूंकि मैं ebay.com के ऊपर सेम क्रेडेंशियल्स पे रहते हुए सेल्स कर सकता हूँ और वहां पे मेरे कोई अंकल बैठे हुए, उनके पास कोई चीजें पड़ी नहीं है, कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जी मैं उसको सेल कर लूँ। तो अगर आपने ebay.co.uk के ऊपर रजिस्टर किया है तो न्यू अकाउंट के ऊपर ebay.com की सेल्स कतन स्टार्ट ना करें। टेक्निकली स्पीकिंग eBay अलाउ करता है, बट
अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपका स्टार्टिंग में जब आपका कोई 90 डेज की बात करें, आपकी जो आइटम यानी कि जो आपका शिप फ्रॉम एड्रेस है वो आपका प्राइमरी एड्रेस ही होना चाहिए, वो आपने किसी और वेयर हाउस का एड्रेस नहीं डालना। आज से 7 माह पहले, बल्कि आज से 5 माह पहले तक ईबे को इस पर एतराज नहीं था, लेकिन अब ईबे को इसके ऊपर एतराज है। ये चीजें ईबे मुसलसल इवॉल्व कर रहा है, जैसे बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व कर रहे हैं स्कैमिंग से बचने के लिए, अपने मार्केट प्लेसेस को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए। तो उसी तरीके से ईबे भी कर, जब ये आप कर लेते हैं, आपने पहली लिस्टिंग को 2 दिन 3 दिन ड्राफ्ट के अंदर रखना, ठीक है। उसके बाद आपने उसे एक्टिव करना। अगली लिस्टिंग आप करेंगे उसको 1 आध दिन आप ड्राफ्ट में रखें, फिर आपने उसे एक्टिव करना। स्टार्ट में आपको जो भी लिस्टिंग लिमिट मिलती है उसके 70% से ज्यादा लिस्ट नहीं करना, और अगर 70% सेल हो जाए, राइट, तो फिर आप 1 आध दिन के गैप के बाद आप मजीद अपनी लिस्टिंग लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी जो स्पोर्ट से रिक्वेस्ट करके अपनी लिस्टिंग लिमिट इंक्रीज नहीं करवानी, दो ईबे अलाउ करता है, ईबे इसे लाइक करता है, लेकिन अकाउंट सस्पेंशन इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। दो के इस तरह की अकाउंट सस्पेंशन आसानी से खुल जाती है, लेकिन आपको एक दफा मुश्किल तो होगी ना, मतलब आप 9 महीने का, सॉरी 90 डेज का या 3 मंथ्स का सफर कर लें, चल लें आराम आराम से, आप चल लें, अकाउंट की हेल्थ बन गई, उसके बाद जो मर्जी करते रहिए। और स्टार्ट में आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज, इवन ड्रॉप शिपिंग भी नहीं करनी, ठीक है। 60 डेज सेफ पीरियड होता है, लेकिन हम 90 डेज इसलिए बोलते हैं कि ईबे ने 90 डेज से पहले भी ऐसे काम किए। उसके बाद आप अपने अकाउंट के ऊपर 400% से ज्यादा सेल्स नहीं जाने देनी फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। आप ज्यादा से ज्यादा 2 दफा ऐसे कर सकते हैं, यानी कि अगर अभी अप्रैल चल रहा है तो मार्च की अगर सेल $100 थी तो आप 400% ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगले महीने आप पिछले महीने का 400% ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने पिछली सस्टेन करनी है और 20% से कोशिश करने के ऊपर नहीं जाना। ये चीज आप लेके चलते रहें, इंशाल्लाह अकाउंट सस्पेंशन नहीं आएगी। और ऑब्वियसली इसके साथ आप अपनी कस्टमर सपोर्ट भी देख रहे होंगे, वो सारे मामला आप देख रहे होंगे। ये वो चीजें हैं जो हमने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जेब से लगा के और आवर्स एंड आवर्स ऑफ ह्यूमन आवर्स, डे एंड नाइट्स लगा के उसके बाद ये वाले हमने पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए, ठीक है। इसमें मेरी जो कोर टीम है वो कहते हैं मेरे साथ बैठती थी, रातों में भी बैठती थी, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने की। और ये जो मेथड्स हैं, इस वक्त तक हमें किसी टॉप गोरे की ट्रेनिंग में भी ये वाले मेथड्स नहीं मिले, और अल्लाह का शुक्र अभी तक, यानी कि हमें ना ईबे के अंदर कोई बहुत अच्छे ट्रेनर्स अभी तक हमारे सामने नहीं आए होंगे, लेकिन हमारे सामने नहीं आए अभी तक। तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखें, चलते जाए, इंशाल्लाह कहते कोई मसला नहीं। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इस वक्त हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से जिन्होंने सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, कनेक्शंस इन्वेस्ट किए, लर्निंग के ऊपर जो हार्डशिप्स थी उनको फेस करने के ऊपर इन्वेस्ट किया, और उसके बाद अब दे आर अर्निंग वेरी गुड माशाल्लाह, दे आर प्रोवाइडिंग दी कंसल्टेंसीज एंड मैनी थिंग्स, ठीक है। तो अब्दुर्रहमान, आपकी बात का तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इसलिए मैंने किया क्योंकि ये आपके साथ साथ और बहुत सारे लोगों का कंसर्न था, और ये हर वक्त ये कंसर्न चल रहा होता है। तो बस इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। और एक चीज़ और है कि आप अकाउंट क्रिएशन की, सेफ अकाउंट क्रिएशन की कंसल्टेंसी दे सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए लोगों के अकाउंट्स क्रिएट कराते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंट क्रिएशन करवाते हुए माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर अर्निंग कर रहे हैं। मैं चैट पे जरा देखूं कि यहाँ पे भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। मीन भाई, अगर आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
अदीला है, उनका क्वेश्चन है सर व्हाई कांट वी क्रिएट अ वर्चुअल कंपनी एंड अ वर्चुअल अकाउंट, व्हाट इज द हार्म इन दैट? अदीला उसमें स्ट्रेट अवे आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वर्चुअल बैंक्स के हवाले से, वर्चुअल अकाउंट्स के हवाले से ईबे की पॉलिसी किसी भी टाइम चेंज हो सकती है और किसी हद तक चेंज हो चुकी है, और ईबे इसको कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ट्रांसफर वाइज का अकाउंट और उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसे प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे अमेजोन आज से 1 साल पहले तक एक्सेप्ट करता था, अब नहीं करता। ईबे अभी खैर एक्सेप्ट कर रहा है उसे, लेकिन मतलब आपने ऐसे नहीं जाना। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। मतलब एक रीजन मैं बताऊं, अब मेरे नेटवर्क में एक साहब थे, ईबे के बहुत अच्छी सेल्स कर रहे थे, गाड़ियों के टायर्स के पेच बेचते थे, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, उनकी पर मंथ $90,000 सेल्स थी। एक दिन मुझे कहते कि यार अकाउंट बंद हो गया। मैंने कहा इतनी अच्छी सेल्स आ रही थी, अपने स्टॉक्स थे, ट्रैकिंग आपकी लेट नहीं होती थी, तो ये क्या हुआ? कहते जी ये फेक डिटेल्स के ऊपर बना हुआ है। मतलब यार आप इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो और फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं, तो इस वजह से आइए आपने सोचना भी नहीं। ठीक है, अगर अभी आपके पास अपना अकाउंट नहीं बन रहा तो अभी आप सर्विसेज दे लोगों को, सर्विसेज से आपके पास इंस्टेंट पैसे आएंगे। अच्छा, आसिफ भाई से क्वेश्चन है एक साहब का, सर वन ऑफ माय क्लाइंट वांट टू स्टार्ट 3PL सर्विस। आसिफ भाई, तनवीर हुसैन है, उनका क्वेश्चन है कि उनके एक दोस्त हैं जो 3PL सर्विस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से आप उन्हें गाइड करें। जी जी, आप इस पर कुछ गाइड करना चाहेंगे? क्वेश्चन मैंने देख लिया था। अच्छा, ये 3PL सर्विसेज मतलब इसमें काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें हैं, तो मतलब तो इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनके पास एक मतलब स्टैंडर्ड स्पेस हो जिसमें वो अपने स्टॉक्स को या जिनके भी स्टॉक्स हैं उनको प्रॉपर स्टोर कर सकें। आसिफ आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा जी, अब आ रही? जी जी, हाँ जी, मैं कह रहा था कि उसमें सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनके पास जो स्पेस है स्टोरेज की, वो एक सफिशेंट स्पेस हो जिसमें स्टॉक्स वगैरह जो हैं प्रॉपर सेफ्टी से मतलब स्टोर हो सकें। उनकी कम जो मतलब इस चीज़ की सर्विसेज हैं रजिस्टर्ड हों, ताकि हर किस्म की जो मतलब इंटरनेशनल शिपिंग हो रही है वहाँ पे आ रही है उनके पास, उसके लिए हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्स के एविडेंसेस हों, तो इसमें प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसके अलावा कोई अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कोई 3PL के हवाले से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, क्योंकि अगर आपने 3PL सर्विस की फॉर्मेशन आपने करनी है तो उसमें तो बेहतरीन ये है कि आप जो भी टारगेट कंट्री है तो वहाँ पे कोई कंसल्टेंट हायर करें, ताकि वो तमाम लीगल जो कंप्लाइंस है उसको भी पूरा करवा के दे, क्योंकि लीगल कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक चीजें तो कोई भी बंदा चला लेगा, थोड़ा सा उसको अगर आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मीनवाइल मैं जरा एक चीज डिस्कस कर लूँ। ये वैसे 2-4 दिन पहले हामिद जो थे उनके साथ सेशन था, तभी मैंने ये चीज डिस्कस की थी। मैनेज पेमेंट्स, पेनियर पाकिस्तान, अभी इसमें जो तो पुराने अकाउंट्स थे उसके लिए तो ईबे ने मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए कि आप पेनियर की मैनेज पेमेंट्स करा दें। जो न्यू अकाउंट्स है मतलब अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर अभी फिलहाल ये ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी भी टाइम आ जाएगा, मे बी अगले घंटे में आ जाए, मे बी 6 माह बाद आए, लेकिन 2021 से पहले ईबे ने ये काम करना है। अच्छा, आप लोग पेनियर के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लें, अपने बैंक अटैच कर लें, राइट डिटेल्स होनी चाहिए, एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं जो पेनियर एक्सेप्ट करती है, उसके अंदर कोई एक आधी ट्रांजेक्शन भी करें ताकि आपका पेनियर अकाउंट स्मूथ हो जाए। और अगर पेनियर में आपको कोई भी मुश्किल आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कार्ड बना रहे हैं, कार्ड डिस्पैच नहीं हो रहा, आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा, बैंक अटैच नहीं हो रहा, तो आपने इनको ईमेल या मैसेजेस नहीं करने, आपने डायरेक्टली इनकी कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाके कॉन्टैक्ट नंबर्स
और आपने इंग्लिश जो स्पोर्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसे आपने डायरेक्टली कॉल कर देना। आपकी वो कॉल 300-400-500 रुपए की होगी, हो सकता है 100 रुपीज़ के अंदर हो जाए, लेकिन डायरेक्टली कॉल करें, बात करें और अपना मसला सॉल्व करो। तो ये लोग कहते हैं लाइव आपके मसले सॉल्व कर देते हैं। तब अपने पेनियर अकाउंट्स को तैयार रखें। असलम करार जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर पायनियर के हवाले से एक असलम आप क्वेश्चन। थोड़ा सा ऊंचा बात जी जी, मुझे जो ईबे की तरफ से आया वो ईमेल आई है कि मैनेज पेमेंट सिस्टम का। अब मसला ये है कि ईबे में मेरा नाम ओनर नेम है असलम करार और पायनियर पे मोहम्मद असलम है। अब वो इशू आ रहा है नाम का, तो वो चेंज तो नहीं हो सकता ना उसमें? आपके आईडी कार्ड पे क्या नाम है? मोहम्मद असलम। ये असलम कहते हैं, ये अब आपके लिए समझो कि ना बहुत बड़ा थ्रेट। लेकिन नाम तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से कुछ फर्क पड़ेगा? नाम तो मेरा असलम है, अगर शुरू में मोहम्मद। मेनली होता ये है कि जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो बंदा बैठा है जिसने डिसीजन लेना है, जी जी, अगर कहीं आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज आपको 100% मैचिंग प्रूफ ऑफ आईडी देना। अब अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर वो नाम नहीं है तो ये चीज मुश्किल है। अच्छा, आप में से जिन जिन लोगों के उर्दू आईडी कार्ड है ना, वो सब लोग इंग्लिश वाले चिप आईडी कार्ड बनवाए। दरअसल 2015 में पायनियर का अकाउंट मैंने बना था, तो वो एनआईसी के ऊपर जो नाम था वही उन्होंने अटैच किया था। सही हो गया। ये नाम भी, अगर मैं पायनियर का अकाउंट कंपनी रजिस्टर करवा लूँ पाकिस्तान में और उस कंपनी के ऊपर चेंज करवा लूँ तो वहाँ पर भी फिर कंपनी का नाम डाल दूँ? हाँ, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन आपका जो ईबे के ऊपर जो आपका नाम है वो तो असलम करार है। जी जी, वही डाला हुआ। हाँ, तो वो जब आप यानी कि ऑन ऑफ द कंपनी की इंफॉर्मेशन आप डालेंगे तो उसमें आप अपना फिर प्रूफ ऑफ आईडी कैसे देंगे? असल में ना ये रिसेंटली ये 2-3 अकाउंट्स के साथ ऐसा हुआ है। ऑब्वियसली उससे पहले भी हुआ था, लेकिन रिसेंटली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इश्यूज अभी हुए हैं। उसमें आप बहरल कोई और डॉक्यूमेंट जहाँ पे कहीं आपने मोहम्मद असलम करार लिखा हो और उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू हो, वो आप उन्हें भेज के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। यानी कि मेरे एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था यूनस, उमर यूनस। उन्होंने ईबे को दिया उमर कंबो, ठीक है, ईबे पे क्या दिया? उमर कंबो। डॉक्यूमेंट में क्या था? उमर यूनस। और ईबे ने उनकी सस्पेंडेड अकाउंट की अपील को मान लिया, उनका प्रूफ ऑफ एड्रेस एक्सेप्ट कर लिया। प्रूफ ऑफ आईडी के लिए वो कहता है कि नहीं जी आपको उमर यूनस ही देना है, सॉरी उमर कबो ही देना है। वो बोले डॉक्यूमेंट नहीं दे सके, वो उन्हें समझाते रहे, ईबे ने फिर परमानेंट सस्पेंशन कर। राइट, तो मतलब ये आपको ज़हनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए और आप इस वक्त अदर अकाउंट्स के लिए कोशिश शुरू कर दें और किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की कोशिश करेंगे जिसमें मोहम्मद असलम करार पूरा लिखा हो और अल्लाह करे कि ईबे एक्सेप्ट कर ले उसे। ठीक है, मैं देख लूँगा, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ, अगर उनको जरूरत हुई तो सेंड कर दे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। जी इरफान। इरफान, आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, जी अभी भाई ने सवाल किया नाम से मुतालिक, तो मेरा भी थोड़ा इशू ये है कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे, पासपोर्ट पे, बैंक की डिटेल पे, सब में सिंगल नेम है मोहम्मद, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है। तो आपका? जी जी, तो इस सूरत में जो है फिर लास्ट नेम के लिए क्या किया जाए? नहीं, आप तो फिर सेफ हैं। ये वैसे मेरे लिए न्यू केस है कि सिर्फ फर्स्ट लास्ट नेम कोई नहीं है, सिर्फ मोहम्मद है। तो अब आपके पहले मोहम्मद आ रहे या बाद में मोहम्मद आ रहे, बीच में मोहम्मद है, तो आप सेफ हैं। तो सर ये जो इसमें ऑप्शन आता है मतलब ये कि लास्ट नेम वाला, तो उसमें तो मोहम्मद देंगे, क्या करें? फर्स्ट नेम भी मोहम्मद, लास्ट नेम भी मोहम्मद, दोनों मोहम्मद? अच्छा हाँ ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम अब आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी फेस की होती।
ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में उस वक्त बैठे हुए जो भी साहब हैं या जो खातून बैठी हैं, तो अल्लाह ताला के बाद आपके अकाउंट में चलना है या नहीं चलना है ये उनके हाथ में होता है। तो ये कि वो सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद दुआ भी करेंगे। अच्छा, हामिद इफ्तिखार का क्वेश्चन आया है, पाकिस्तानी न्यू अकाउंट पे भी स्टार्ट में बाय करना है और कैसे करेंगे? हामिद, आपने बाइंग करनी और आप बाय करके किसी यूके के यानी कि जो भी आपका टारगेट मार्केट है आप वहाँ पे भी डिलीवर कर सकते हैं। देखिए वो जो मैंने स्टार्ट में बात की थी ना कि आपने ईबे को शो करना है कि मैं जेन्युइन बायर हूं, उसे शो करना है कि मैं जेन्युइन सेलर हूं, राइट, और वो आप उसे टेक्निकली शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद अरसान मलिक का क्वेश्चन है, सर पाकिस्तान डिटेल पे अकाउंट बना लें लेकिन प्रोडक्ट्स यूएस और यूरोप में है, क्या आइटम लोकेशन यूएस और यूयू की यूज करेंगे? हाँ, ये आइटम लोकेशन जो है आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की देंगे, लेकिन इसमें बेहतरीन ये होगा जब भी ये चीज़ स्टार्ट होती कि आप स्टार्ट में आइटम लोकेशन पाकिस्तान की आपने और पाकिस्तान के ही आइटम्स बने और वो कोई 2-4 शिपिंग्स कराने उसके बाद, तो ये सेफ रहेगा। So some person have long names and mostly in foreign countries only first and last name is used. So we can attach the complete passports in. I hope they can understand. असलम करार, आपके लिए मलिक आमिर ने एक आंसर भेजा हुआ है कि कुछ लोगों का लंबा नाम होता है और जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे आमतौर फर्स्ट और लास्ट नेम यूज होगा, तो वी कैन अटैच द कंप्लीट पासपोर्ट और द CNIC। लेकिन अब इस वक्त इशू ये है कि असलम करार का जो डॉक्यूमेंट है उसमें उनका करार नेम कहीं है। अगर उनके किसी भी डॉक्यूमेंट में करार नेम आ रहा तो फिर इनका काम चल जाएगा। समीला मुश्ताक ने कहते हैं आंसर दिया हुआ कि आइटम लोकेशन यूएस या EU कर लें। जी, वो चीज़ें कहते हैं बिल्कुल की जा सकती और उसमें ये बेहतरीन ये है, बेहतरीन नहीं बल्कि सेफ ये है कि अगर पाकिस्तान से आप अकाउंट रजिस्टर कर रहे होंगे तो आप यानी कि पाकिस्तान ही आइटम लोकेशन देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में कहते हैं आप लोगों के भी मज़ीद कोई क्वेश्चंस नहीं है और चैट में भी जो क्वेश्चंस थे उसका भी कहते हैं आंसर हो गया। अच्छा, अभी इंशाल्लाह कल मुल्तान में रेगुलर मीटअप्स स्टार्ट होने जा रहे हैं एवरी सैटरडे 12 to 6 PM इंशाल्लाह। और थोड़े ही अर्से के अंदर जैसे इधर कोविड की सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है तो इंशाल्लाह अदर सिटीज़ के अंदर भी हमारे ये मीटअप्स वगैरह स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। पर्पस, फोकस, मिशन ये है कि इंशाल्लाह ईबे जो वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है उस पर भी पाकिस्तान डोमिनेट करे। और ऑब्वियसली ये कासिम सनारा में अकेले नहीं कर सकता, मोहम्मद आसिफ लतीफ़ अकेले नहीं कर सकते, सैफ आसिम अकेले नहीं कर सकते, हसान गरेवाल अकेले नहीं कर सकते। एक कलेक्टिव विजडम ऑफ दिस कम्युनिटी वो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए, राइट। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस करते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं और वो फिर यहाँ से चैनलाइज होती है और सबके बेनिफिट में वो इंफॉर्मेशन शेयर होती है। जैसे लास्ट सेशन हामिद के साथ हुआ, हाफिज हामिद के साथ, उन्होंने बताया कि जिस सियालकोट में एक इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस है गो एंड गॉन, उनकी ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी है उनकी और प्राइसेस भी बहुत अच्छी है, राइट। अब ये चीज़ मुझे तो नहीं था पता और मैं चाहूँ भी तो नहीं हो सकती। मेरे पास 24 घंटे एक दिन में, मैं सिर्फ 24 घंटे से ज़्यादा वाला काम नहीं कर सकता। एम्पावर्स की टीम एक जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टाइम के, एनर्जी के, सेहत के, फैमिली है और बहुत सारे मामला है, तो अकेली एम्पावर्स की टीम कुछ नहीं कर सकती उस लेवल पे जब तक हम लोग साथ मिलकर ना करें। तो पाकिस्तान को हमने इंशाल्लाह यानी कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, हम सब लोगों ने मिलके ईबे को डोमिनेट करना है। इंशाल्लाह जून में ही हम एटसी भी स्टार्ट करें ताकि एटसी को भी डोमिनेट करना शुरू किया जाए। और उसके बाद जो एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी है एम्पावर्स की, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट होती जाएगी और उसमें इंशाल्लाह हम
जो एक ब्रांड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है उसको इंशाल्लाह लेकर आएंगे उसे, बल्कि वो लेके आ चुके हैं हम, वो रोल आउट हो रहा है, जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो मीटअप्स हैं और इसके अलावा फिजिकल क्लासेस जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत शदीद तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे होते थे कि सर हमसे ना लाइव वो मज़ा नहीं आता, तो आप फिजिकल क्लासेस वगैरह स्टार्ट करें। दो कि हमारे लिए ये खासा चैलेंजिंग टाइम चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि अपना बिजनेस भी देखना होता है और बहुत सारे मामला हैं। तो लेकिन हम ये वाला मुश्किल स्टेप लेने भी जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मुल्तान, बाद में इंशाल्लाह जो अदर सिटीज़ हैं उसमें भी हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो फिजिकल क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो देंगी, और बल्कि हम इंशाल्लाह एक और कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो होपफुली को 2-3 दिन तक अनाउंस करेंगे। वो बेसिकली है RTTs, रियल टाइम ट्रेनिंग्स। ऑब्वियसली वो भी कहते हैं पेड होगा, लेकिन उसमें होगा ये कि जो भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो जो रियल टाइम ट्रेनिंग्स हैं वो अप टू 3 आवर्स के लिए वहाँ पे आएंगे और रियल अकाउंट्स के ऊपर काम करेंगे। साथ में उनकी स्ट्रक्चर्ड कोचिंग भी होगी उनकी, और स्ट्रक्चर्ड कोचिंग के साथ साथ जो है उनकी रियल टाइम ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है। तो इट्स बिट चैलेंजिंग, बट वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव एंड वी हैव टेकन अ डिसीजन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से इस चीज़ को हम रोल आउट करना शुरू करेंगे। एक सीक्रेट ध्यान में रखिएगा, मैंने 1-2 पोस्टों के अंदर भी लिखा है कि ईबे की सक्सेस का जो सीक्रेट है वो ये है कि तमाम लवाजमात का ख्याल रखते हुए कीप गोइंग। जो आपकी सेलर हिस्ट्री है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके हायर कन्वर्जन रेट का, ठीक है। तो अपनी सेलर हिस्ट्री को अच्छा रखें, चीज़ें सही रख के चलती रहें। हमारे एक्सपीरियंस में जो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स हैं। एक अकाउंट था कि जिसमें सेल्स नहीं आती, बट वी केप्ट गोइंग, और 4 या 6 माह उसके बाद उसमें सेल्स ग्रेजुअली उतनी शुरू हुई हैं और बहुत सी सेल्स करता है, राइट। इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, चीज़ों को फॉलो करते रहें और एंजॉय करें सेल्स को। आप सब लोग अच्छा, एक मिनट जरा, एक हैंड रेज हुआ है जी, अब्दुल मालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने सिर्फ इतना कहना था कि सर इस तरह मीटअप्स के लिए प्लीज सर पहले से कुछ नोटिफिकेशन दिया करें। मैं अभी लेट जैसे ही मैंने ओपन किया तो मुझे क्वेश्चंस थे, अब्दुल मालिक ताकि हम ये लोगों को 11 या 12 दिन हो गए थे। ये एम्पावरर्स ग्रुप में जो सबसे पहली पोस्ट है एज एन अनाउंसमेंट, वहां पे ये पिंड थी, यानी कि आप जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले जो पोस्ट नजर आएगी आपको वो इस एक्सपर्ट राउंड अप की आएगी। उसका एक इमेज भी डिजाइन हुआ था, तो वो चीज अनाउंस थी कोई 12-13 दिन से। वो तो फेसबुक में हो रहे थे सर। हाँ जी या हाँ, तो असल में ये सेशन क्या था, फेसबुक पे होना था, लेकिन जो हमारा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ इशू था, तो जिसकी वजह से हमने इसको अच्छा, ज़ूम पे किया। इसका हमने लिंक वहाँ पे शेयर कर दिया, और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, और इसका लिंक ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। ओके सर, इंशाल्लाह इंदा हम कुछ क्वेश्चंस है उसको पहले से रिटर्न फॉर्म में इंशाल्लाह पूछेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, मेरा क्वेश्चन बस एक छोटा सा ये है कि पियोनियर के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें कि पाकिस्तान में अभी कुछ लोगों को इनविटेशन आना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो लोग अभी विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि हमने अकाउंट क्रिएट करना है अभी, क्योंकि न्यू अकाउंट क्रिएशन के ऊपर तो पेपाल अभी मांग रहे होते हैं, तो पाकिस्तान से तो पेपाल अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में भी हम क्या स्ट्रेटजी रखी जाएगी? ऑन होल्ड करवाया जाए न्यू अकाउंट क्रिएशन को पाकिस्तान से, या अभी पेपाल किसी और कंट्री का यूज़ करके करवा ली जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि पेपाल अगर आप किसी और कंट्री का आप करते हैं तो ये इशू हो सकता है। अभी अगर उन्होंने पाकिस्तान से क्रिएट करना है
तो थोड़ा सा वेट कर लें, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएगा। मीन वाइल वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें ओवरसीज पाकिस्तानियों को, गोरों को, और मतलब अर्निंग करें। फर्स्ट डॉलर अर्न करें। ये जो फर्स्ट डॉलर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डॉलर अर्न करें, फर्स्ट डॉलर अर्न करें, फर्स्ट डॉलर अर्न करें, बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया। ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी चौपाल में, उसमें फिर आप लोग वहां से भी इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।